कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। मैं बढ़िया हूँ और आपकी साड़ी देख के और मन खुश हो गया। और ये मुंबई से आपने कपड़ा मंगवाया? जी बिल्कुल। देखा, इतना करेक्ट गेस करता हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन आप पॉडकास्ट में लेने वाले। मुझे सफेद और काले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते। यार ये पहले क्यों नहीं बताया था आपने? अगली बार मैं अफलातून पहन के अब ये बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कि हमारी स्पोक्स पर्सन आज कलर्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर बात कर रही है। शेखर, बीजेपी वाले भी इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके घर में भी फंक्शन, बर्थडे पार्टी सब होती है। मैं आरएसएस बैकग्राउंड की फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी आरएसएस के बहुत पुराने जो है कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए मुझे बीजेपी संगठन के साथ एक लगाव पहले से था, क्योंकि हमारे घर में अगर किसी संगठन की बात होती थी तो वो संघ और बीजेपी की बात होती थी। इसलिए मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि मैं अगर राजनीति में जाऊंगी तो पार्टी अगर मुझे ज्वाइन करनी है तो मुझे बीजेपी ही ज्वाइन करनी है। तो संघ से जुड़ने से ही आपके दिमाग में बीजेपी पार्टी है? मतलब आप फिर एक संघ के लिए जुड़े या एक पार्टी के लिए जुड़े या एक देश के लिए जुड़े? हिंदुइज्म कहें, हिंदूवाद कहें, जो भी कहें, लेकिन वाद शब्द जहाँ जुड़ जाता है वहां पर मैं कहूंगी कि नेगेटिविटी और कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ जाती है। इसलिए बीजेपी कभी भी हिंदूवाद की बात नहीं करती, हिंदूवाद को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन वो दिल से हिंदू हैं, दिल से वो भारतीय हैं और दिल से वो एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं कि हम सब एक हैं। तो आपको कितने इंसान पढ़ने का मौका मिला और कितनों ने आपको पढ़ा? कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जीवन में, सबसे होती है, लेकिन हाँ, मैं मैक्सिमम आई कैन रीड पीपल। कुछ रीड किया आपने तुम्हारे बारे में? हाँ। तो मैं पॉडकास्ट के बाद बताऊंगी। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जिनको वाकई लीडर कहना उचित होगा। कहाँ है? बिल्कुल है। मैं एक का नाम लूंगी तो बाकी सब लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको, क्योंकि ये तो पॉडकास्ट हमारा पर्सनल है, नहीं, देश में बच्चों को बड़े होते नहीं अच्छे देखा। और बुरे लोग, पॉलिटिशियन बहुत लोगों की मदद करते हैं, तभी जाकर उन्हें लाखों वोट मिलते हैं। ये क्यों नहीं कोई सोचता? नेहा जी, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं पूछी आपसे। आपने पूछा ना। उनका सेक्रीफाइस हमें देखना चाहिए, उनका जीवन में सेक्रीफाइस है। मेरे ख्याल से हर एक इंसान की लाइफ में आता है। खैर आप अपने फील्ड की बात करेंगी, हमारे कभी से नहीं। नेता भी इंसान है और जब तक हम इंसान बने रहेंगे हम अच्छा सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। आपने देखा नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो क्रिकेट खेलने लग गए थे। और सबसे बड़ी बात, वो पिछले दिनों दशहरा देखने चले गए थे, रूप बदल कर, हाथ हिलाकर उनसे सेल्फी ले रहे हैं। बातों से लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि भेस बदल के जा रहे हैं लेकिन कैमरा पर्सन साथ में। आप पॉडकास्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? बहुत सारे लोग देखे। अरे ये तो आपको सुनाना है, हमने इंटेंशनली सुनाना है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब नेता भी कहीं जा रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो लोगों को पता चलना चाहिए। कि रामलीला देखने जा रहे हैं तो वो खुद के लिए जा रहे हैं ना। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा? मेरे बहुत सारे फेवरेट फ्रूट है, मेरा आम फेवरेट नहीं है। क्या फेवरेट है आपका? मैंने बताया, मुझे अंगूर, संतरा, मुझे ये अच्छे लगते हैं। राइट। सो ये जूसी फ्रूट्स। जूसी। वैसे आम भी जूसी होता है। बस करो यार। हेलो जी, नमस्कार। माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शेखर राय और इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात कई तरह के स्टार्स से हम करवाते हैं। फिल्म स्टार होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कॉमेडियन तक आपने इस शो में देखे होंगे, उनसे बातचीत की होगी, मतलब उनकी बातचीत सुनी होगी और उनसे इंस्पायर भी हुए होंगे। आज हमारे साथ जो इस पॉडकास्ट में मेहमान होने वाली हैं, वो ना तो एक्टर हैं, ना वो गायक हैं, ना वो डायरेक्टर हैं, ना वो प्रोड्यूसर हैं। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात करने के बारे में सोचा गया क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है जिसको जान के मैं काफ़ी खुश हुआ और मैंने सोचा कि उनसे बड़ा कुछ जानने को, समझने को मिलेगा और आपसे भी मिलवाने की चाहत रखी। तो उनको मैंने बुलाया। बीजेपी में स्पोक्स पर्सन है हरियाणा गवर्नमेंट में। सो आज हमारे साथ इस शो में बैठी हैं, लेकिन आज वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बन के नहीं बल्कि
नेहा धवन खुद वो एक देश की बेटी बन के आई है जिसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है और यहाँ तक पहुँचने में जो कुछ फेस किया है उसको आज आपको बताने वाली हैं। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शेखर। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। मैं बढ़िया हूँ और आपकी साड़ी देख के और मन खुश हो गया। मैं गेस कर सकता हूँ इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये आपने खुद डिजाइन की है और ये मुंबई से आपने कपड़ा मंगवाया। जी बिल्कुल। देखा, इतना करेक्ट गेस करता हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन आप पॉडकास्ट में लेने वाले। अच्छा। एनीवेज, मैं देखो मैम ने मुझे बताया था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे बताया जाए कि ये अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, फीमेल्स कपड़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट रखती हैं। होना भी चाहिए। कपड़ों का काफ़ी शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है। मुझे बहुत शौक है। मुझे रंग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सफेद और काले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते। यार, ये पहले क्यों नहीं बताया था आपने? अच्छा, मेरे ये शर्ट ठीक लग रही है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे कलरफुल कपड़े जो है ना वो बहुत पसंद है। मुझे बेरंग के कपड़े, मुझे लगता है कि वो पहनकर आपकी जिंदगी भी बेरंग हो जाती है। इसलिए जो चार्मिंग कलर्स हैं, पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, मुझे वो कलर अच्छे लगते हैं। राइट। अगली बार मैं अफलातून पहन के आऊंगा। जरूर। आपके बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कि हमारी स्पोक्स पर्सन आज कलर्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर बात कर रही हैं, लेकिन मैं पहले बता के बैठा हूँ, अपने दर्शकों को भी बोला है कि हमारे साथ आज बीजेपी की सिर्फ एक स्पोक पर्सन नहीं, मतलब एक देश की बेटी बैठी है जिसने बड़ा कुछ फेस किया। बीजेपी वाले भी इंसान हैं। हाँ। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके घर में भी फंक्शन, बर्थडे पार्टी सब होती हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आना या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना, उसका ये मतलब नहीं है कि आप समाज से हट गए। आप समाज के हिस्सा हैं, आप समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हम सबके सुख दुख में रहते हैं। तो हम भी वैसे ही इंसान हैं जैसे आप हैं। तो एलियन नहीं समझने लग जाना। अच्छा, ये तो मैं वैसे भी देख रहा था कि जिस टाइम पे आपको ये पदवी मिली और आपको इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आई वहाँ पे, स्पेशली फीमेल विंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत पॉलिटिकल नहीं करता तो मेरे पास हो सकता है करेक्ट वर्ड्स ना हो जो आपके फील्ड के हैं, बट ये देखा गया कि आपकी जो पोटेंशियल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए आपको जो पोजीशन मिली, इनफैक्ट पोजीशंस तो आपने अभी बहुत सारी आगे भी एक्सप्लोर करनी होंगी, और हम भी उसके लिए बेस्ट विशेस आपको देते हैं। थैंक यू। लेकिन एक इंसान की लाइफ को देखकर कुछ चुना जाता है, और मैं ये सोचता हूँ कि कई बार कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लिखवा के ही आए होते हैं, पता नहीं कि उन्होंने कुछ बनना है जिंदगी में, वो कुछ बनेंगे ही। अब शाहरुख खान मतलब एक ब्रांड है, वो पता नहीं ऊपर से लिखवा के आया होगा। सलमान खान हर कोई नहीं बन जाएगा, हमारे नरेंद्र मोदी साहब हर कोई नहीं बन जाएगा। सो कुछ लोग हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि ऐसा होता है। आपको कभी लगा था बचपन में कि आपके साथ कुछ स्पेशल है और किसी दिन कुछ बड़ा करोगी आप, कुछ बड़ा नाम होगा? देखो शेखर, सही कहते हैं वैसे जिसने भी कहा है कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। हाँ। और मैं इतनी शैतान हूँ बचपन हाँ। से ही। अच्छा। मुझे जो लोग बचपन से जानते हैं, मेरे शहर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे जो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो लोग हैं, मित्र हैं, वो सब जानते हैं। वो मुझे शुरू से ये बात कहा करते थे कि तुम किसी ना किसी दिन कुछ बड़ा करोगी, तुम किसी ना किसी दिन कुछ करोगी। और मतलब अच्छा, मेरे परिवार के लोग है, किसी न किसी दिन कुछ करोगी, वो कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, बट होगा कुछ जो बड़ा। भी करूंगी धमाका करूंगी। बिल्कुल। और मेरे परिवार के लोग तो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि उनको उम्मीदें थी मुझसे, मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, मेरे जो मामा चाचा सब लोग हैं, उन सब लोगों को उम्मीद थी। मेरे नाना को इनफैक्ट मुझसे बहुत उम्मीद थी। मेरे नाना मुझसे इतना प्रेम करते थे। और मेरी माँ को, मुझे याद है कि मेरी मम्मी की शिकायत, क्योंकि मेरी माँ मुझे पीटती बहुत थी बचपन में, बहुत पीटती थी। मैं बहुत खुश होके बता रहे हैं, मतलब शरारती थे। बहुत शरारती थी, मुझे बहुत पीटती थी मेरी मम्मी। और मैंने बहुत मार खाई है। मैंने शायद 10वीं क्लास तक मार खाई होगी, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां 10वीं तक बड़ी हो जाती हैं, पिटती नहीं है, लेकिन मैं पीटी हूँ। और मैं शिकायत करती थी अपने नाना से
हाँ। पर मैं हमेशा ये बोलती थी, हम लाला जी बोलते थे हाँ, नाना हाँ। जी को, कि लाला जी जब भी आएंगे ना मैं आपकी शिकायत करूंगी। और मैं हम्म, लाला जी को जब शिकायत करती थी तो मेरे नाना मेरी मम्मी को डांटते थे कि मेरी इस बच्ची को कुछ नहीं कहना, ये एक दिन बहुत बड़ी व्यक्ति बनेगी। ये क्या उनका बात। एक ऐसा वाक्य था। हम्म, और मैं एक शब्द यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मेरे नाना, मेरा घर में नाम गुल्लू है, अच्छा। तो मेरे नाना मुझे गुलशन गुलफाम बोलते थे। उस समय एक डीडी पे एक सीरियल आता था, गुलशन गुलफाम, हम्म, कश्मीर का बेस्ड, और वो हाँ, कश्मीर का उसका बेस्ट, राइट। डल झील के ऊपर जो बोट हाउस होते हैं उसका एक सीन, उस तरह का एक उस सीरियल तरह था। का हाँ, सीरियल, वो उसी में ही शूट होता था। राइट। तो उस वो बहुत प्रचलित था। और मेरे नाना मुझे कभी भी गुल्लू नहीं बोलते थे, वो मुझे बोलते थे मेरी गुलशन गुलफाम इधर आ। क्या, ये बात बोलते थे। बहुत जी। बढ़िया। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप बीजेपी में आई हैं तो जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसमें भी आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया, कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां। पहले इस बात पे लोग यकीन नहीं किया करते थे, पॉलिटिशियंस हैं कि अगर कुछ भी देश से रिलेटेड कुछ बात होगी, चाहे वो स्पोक्स पर्सन होंगे, चाहे वो नेता होंगे, उम्र होनी चाहिए, तजर्बा उन्हीं को होगा। इस बात के ऊपर पहले लोग ऐसे ही सोचा करते थे और यही चलता था। जी। सब एज्ड लोग आ रहे हैं। आज जी। की डिमांड बदल गई, आज कह रहे हैं कि यूथ को आना चाहिए, और यूथ में लोग आ भी रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप आए हैं, बहुत सारे और लोग आ रहे हैं। जी। सो इस बड़े बदलाव की जब हम बात करते हैं, तो जब आपको जिम्मेदारी दी गई और ये बोला गया कि वेरी यंग स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, सो प्राउड भी होगा और एक अंदर से दिल धक धक कर रहा होगा। वो मूवमेंट जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में क्या था वो? देखिए, मेरी लाइफ में जब ये मोमेंट आया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं राजनीति में जाऊंगी, सोचती मैं बहुत बचपन से थी, मेरे अंदर वाकई लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं जब स्कूल में थी तो मैं बहुत सारी चीज़ों को लीड किया करती थी, और क्लास के बच्चे जो है वो मेरी बात को सुना करते थे, क्योंकि शुरू से ही क्लास की मॉनिटर रही हूँ मैं। और मॉनिटर रहने के साथ साथ मैं जब कोई भी विचार अगर मैं क्लास में रखती थी तो बच्चे उसको फॉलो करते थे, मेरे साथ के लोग उसे फॉलो करते थे। जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी कॉलेज में भी दिखी, और मैं बहुत लोगों को इमोशनली और अपने जो थॉट है उसको चला पाती थी, मेरी थॉट के पीछे पीछे। और उसके बाद जब मैंने विचार बनाया कि मैं पॉलिटिकल सिनेरियो ज्वाइन करूंगी, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि 1 साल मुझे लगेगा पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए। वो मैंने समझा, क्योंकि किसी भी पार्टी को जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके रीति नीति, संगठन में क्या हिरार्की है, कैसे काम होता है, संगठन की विचारधारा क्या है, उसे समझने में वक्त लगता है। मैं आरएसएस बैकग्राउंड की फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी आरएसएस के बहुत पुराने जो है कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए मुझे बीजेपी संगठन के साथ एक लगाव पहले से था, क्योंकि हमारे घर में अगर किसी संगठन की बात होती थी तो वो संघ और बीजेपी की बात होती थी। इसलिए मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि मैं अगर राजनीति में जाऊंगी तो पार्टी अगर मुझे ज्वाइन करनी है तो मुझे बीजेपी ही ज्वाइन करनी है। तो 1 साल मुझे लगा समझने में। 1 साल के बाद मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मुझे प्रदेश प्रवक्ता टीम में पैनलिस्ट बनाया गया, और उस समय मैं सबसे कम उम्र की प्रवक्ता रही। और उसके बाद मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं होता। आपने कहा कि यंग लोगों को आज मान रहे हैं कि राजनीति में आगे आना चाहिए, और उन्हें बड़ी भूमिकाएं निभाने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल। वो समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी कम उम्र में भी बहुत अच्छा ज्ञान आज संजोए हुए हैं। मैं आज एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम किया मैंने। मैं हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक हूँ। मैंने एजुकेशन में एक मुकाम हासिल किया है। उसके अलावा मैंने दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो में मुझे काम करते हुए मोर देन 22 ईयर्स हो चुके हैं। मेरी बड़ी जो सिस्टर हैं वो दैनिक भास्कर की सब एडिटर रही हैं, जर्नलिज्म से जुड़ी रही हैं। आज वो प्रोफेसर हैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में। तो हमने जो सोशल फील्ड में काम किया, जर्नलिज्म में जो काम किया, उससे मेरा हॉरिजॉन बढ़ा और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पॉलिटिकल सिनेरियो की भी सीखी, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी सीखी। किताबें पढ़ने से इंसान बहुत कुछ सीखता है, आपको पता है। और किताबें मेरी परम मित्र हैं। मेरे परिवार में मेरी बहन के बाद मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी किताब है। तो साहित्य पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, अखबार पढ़ने से, मैगजीन पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने वहाँ से सीखा। मेरा नॉलेज बेस जो यहाँ है, उस नॉलेज बेस के बलबूते पर और स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का सबको आता है। आजकल कौन
आपने देखा कौन देखा होगा जिसे बोलना नहीं आता, बहुत सारे युवा हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ एक समझ होना, एक इंटेलिजेंस होना और एक नॉलेज बेस होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास में वो जो तीनों चीज़ें थी, उन तीनों चीज़ों को पार्टी ने समझा, पार्टी ने देखा और मुझे मौका दिया जहां मैं काम अच्छा कर सकती हूं, क्योंकि आपकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है और संगठन में आपके गुणों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना है तो आप तभी उनके लिए एसेट बन सकते हैं जब आपकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन हो, आपके गुणों का पता हो। मैं इसको सही मैनेजमेंट कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने सही मैनेजमेंट करते हुए मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो गुणवत्ता है, उसके हिसाब से मुझे वो कार्य करने का मौका दिया। आज मैं प्रदेश की प्रवक्ता हूँ और प्रदेश की प्रवक्ता होने के नाते जो भी सरकार का, संगठन का, बीजेपी का जो भी पक्ष मीडिया के सामने आना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झूठ फरेब के, बिना किसी नैरेटिव सेट करने के एजेंडा से सरकार जो काम कर रही है, संगठन जो विचारधारा का है, उस विचारधारा को स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों के पास पहुंचाना क्लियरली, ताकि उन्हें समझ में आए, कोई भ्रम ना हो, उनके अंदर निराशा ना हो। ये काम करने में मैं आज जो है मैं कहूँगी कि मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से निभाती हूँ और मैं अपनी टीम में जो है सबसे ज़्यादा एक महीने में जो डिबेट करते हैं उनमें शामिल हूँ। क्या बात और है? बहुत मैं डेडिकेशन से काम करती हूँ। मेरे पास संगठन के लिए वक्त है और मैं, कहते हैं ना, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, आई एम वुमेन ऑफ माई वर्ड्स। मैं जो शब्द मुंह से निकालती हूँ उसे पूरा करती हूँ। मैंने अगर अपनी मर्जी से संगठन का ये दायित्व लिया है और उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे ये दिया है, तो मैं अपनी पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से वो अपना वादा निभाती हूँ और मैं संगठन के लिए दिन रात 24/7 काम करती हूँ। ताड़ियां पिछो भी आवाज आनी चाहिए जी देखो, अगर ताड़ियां ना बजती ना तो आज मैम ने रुकना नहीं था वोट लेके रुकना था। शेखर, तुम्हारा वोट मुझे है या नहीं है? बस ये कहते होते, पब्लिकली बताते नहीं होते, इसलिए मैं अपने पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगा। ओके, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मैं समझ गई, है ना, समझ गए आप? चलो, ये समझ गए, ऐसे ही पता चल जाना चाहिए, है ना, आंख वाँख में। अच्छी बात ये है कि जैसे आप देखो बोल रहे थे, आप इतना आप पावरफुल बोल रहे थे, है ना। उसमें क्या है कि सामने वाला सुनने लग जाएगा जी। अब वो सुनने लग जाएगा तो वो समझेगा। तो इसलिए एक स्पोक्सपर्सन का टाइटल ही ये है कि वो बोलेगा एक पार्टी के लिए, है ना। सो अच्छा बोलेगा, हालांकि दूसरे बुरा भी बोलते हैं। तो मैं एक दो सवाल आपकी बात में से मुझे मेरे माइंड में आए, तो मैं चाहता हूं कि मैं वो आपसे पूछूं। ऑल्दो क्योंकि ये पॉलिटिकल शो नहीं होता, तो इसलिए पॉलिटिकल जाना नहीं चाहिए। आप ज्यादा जा रहे हो। लेकिन एक बात मुझे आई माइंड में ना, जब आपने कहा कि क्योंकि आरएसएस से आपका परिवार जुड़ा हुआ था और इसलिए शुरू से आप चाहते थे कि मैं बीजेपी में जाऊं। सो मुझे ये लगा कि एक पर्सन जिनको ये लगता है कि आरएसएस से जुड़े हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस के साथ क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड है, या कह लो कि कमिटेड है, या हिंदुइज्म को प्रमोट करती है। तो आपको शायद आपके अंदर ये बातें चल रही थी, और ऐसी बातें दूसरे लोग करते भी हैं कि हिंदुइज्म को ज़्यादा सपोर्ट करती है बीजेपी पार्टी और उसको लेके ज़्यादा चलती है। तो आपकी भी ये बात उससे बड़ी मिलती जुलती लगी मुझे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच ऐसा है? शेखर, दो बातें आपने कही कि हिंदुइज्म को आगे ले जाने वाली पार्टी है या उसकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। शेखर, इसमें मैं इतना कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी भारतीयता को आगे बढ़ाती है। जिसको आप राष्ट्रवाद कहें, राष्ट्रीयता कहें, भारतीयता कहें, हिंदुइज्म कहें, हिंदूवाद कहें, जो भी कहें, लेकिन वाद शब्द जहाँ जुड़ जाता है वहाँ पर मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी और कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ जाती है। इसलिए बीजेपी कभी भी हिंदूवाद की बात नहीं करती, हिंदूवाद को बढ़ावा नहीं देती, राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा नहीं देती। हम राष्ट्रीयता और भारतीयता की बात करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राष्ट्रवाद एंड राष्ट्रीयता। इसको आप गूगल करिएगा, आपको फर्क पता चलेगा। ठीक है। राष्ट्रीयता और भारतीयता क्या है? हम भारत देश के वासी हैं और भारत की मूल अवधारणा क्या है? भारत की मूल अवधारणा है कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोच और विचार के लोग, डिफरेंट जाति और धर्म को मानने वाले लोग, डिफरेंट रीति रिवाज
डिफरेंट संस्कृति और कल्चर के लोग, जिनका पहनावा डिफरेंट है, भोजन डिफरेंट है, क्षेत्र के हिसाब से भोजन है, उनका रहन सहन वैसा है, उनका आचरण अलग अलग है, लेकिन वो दिल से हिंदू हैं, दिल से वो भारतीय हैं और दिल से वो एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं कि हम सब एक हैं। हम इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इस विचार को बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विचार के साथ है, जिसमें विपक्ष हमेशा इसको हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है। मैं यहाँ पर स्पष्टता से कहूँगी, कांग्रेस का हमेशा से एक प्लेटफॉर्म रहा, क्योंकि कांग्रेस की नींव कब पड़ी? कांग्रेस की नींव पड़ी जब अंग्रेज हमारे देश में थे, 1947 से पहले। 1947 से बहुत पहले कांग्रेस बन गई थी। आई थिंक 1920 से पहले बन गई थी, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी। उस समय कांग्रेस बन चुकी थी। कांग्रेस को जब बनाया गया था तो उसमें अंग्रेज थे, भारतीय लोग बाद में जोड़े गए। उसका जो मेमोरेंडम लिखा गया था वो अंग्रेजों ने लिखा था। फर्स्ट जो उसके अध्यक्ष थे वो भी अंग्रेज था। वो उसी मेमोरेंडम पे, उसी अपने जो संविधान है कांग्रेस का, उस पर आज तक चलते आए हैं। वो अंग्रेज जो थे वो जातिवाद और धर्म के अंदर हमें बांटने का काम किया, क्योंकि हमने हमेशा ये बात देखी है, फूट करो राजनीति की नीति ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुई, उसके बाद अंग्रेजों तक पहुंची और उन्होंने हमारे ऊपर इतना राज किया। तो कांग्रेस की मूल अवधारणा, मूल विचार ही जाति और धर्म के बीच में बटा हुआ है। हमारी विचारधारा इतनी विभिन्नताओं में एकता की विचारधारा है। हम उनको भारतीय बनाना चाहते हैं, हम उनको नॉर्थ और साउथ में नहीं बांटना चाहते। कांग्रेस ने जब राज किया देश पर लगभग 55 वर्ष, लेकिन उन्होंने 55 वर्षों में कभी भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की जो लाइन है, जो लकीर खींची, उसको लांघने की कोशिश नहीं की, उसको और बढ़ाया। दक्षिण वाले उत्तर भारत के वासियों को पसंद नहीं करते थे और उत्तर वाले दक्षिण भारत को पसंद नहीं करते थे। एक लकीर खींची हुई थी। दक्षिण भारत में हिंदी नहीं थी, दक्षिण भारत के लोग हिंदी जानना नहीं जानते हैं। और आज हम जब अपने विचारधारा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हिंदी ही हमारे राष्ट्र की भाषा है, सबको हिंदी आने चाहिए। तो गलत क्या है? इसको आप हिंदूवाद कहेंगे। हिंदूवाद और सनातन में भी अंतर है, ये भी अंतर आपको पता होना चाहिए। सनातन होना और हिंदू होना दोनों में भी अंतर है। सनातन मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू जो है वो रहेगा जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानता है। सनातन वो है, सनातन की पद्धति क्या है? जियो और जीने दो। आप इस धरती के वासी हैं, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान करें, और दूसरे प्राणी की रक्षा और सम्मान करते हुए इस धरती पर रहकर अपने कर्म पूरे करते हुए 5 तत्वों से जब आपका शरीर बनता है तो इस तरह का एक्ट करें कि आपके वो 5 तत्व वापस विलीन हो जाएं, बिना ईर्ष्या, द्वेष, किसी कलह, क्रोध के आप अपना जीवन व्यतीत करें। संपन्न, हष्ट-पुष्ट तरीके से, स्वस्थ तरीके से आप जिएं। ये सनातन है, ये जीवन की पद्धति है। सनातन तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक सिख हो सकता है, एक मुस्लिम हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता था, जैसे कि जब आप बचपन से ये चीज सोच रहे थे तो आपके दिल में था कि क्योंकि आप संघ से जुड़े थे तो आपको लगा कि बीजेपी पार्टी, तो संघ से जुड़ने से ही आपके दिमाग में बीजेपी पार्टी आई। सो कोई और पार्टी नहीं थी कि संघ से जुड़ी हुई लगे आपको, या आपको लगे कि देश के लिए, मतलब आप फिर एक संघ के लिए जुड़े या एक पार्टी के लिए जुड़े या एक देश के लिए जुड़े? देखिए, आपने बोला कि अब मैं इन शॉर्ट ही जाऊंगा क्योंकि मेरा भी टॉक पॉलिटिकल चला गया, मैं जाना नहीं चाहता, बट मुझे लग रहा है कि वो चीज मैं जानना जो चाह रहा था वो आंसर मुझे अभी भी नहीं आया। मैं आपको ये बात ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में एक बात बताऊंगी कि जब मैंने पॉलिटिकल सिनेरियो ज्वाइन करने का सोचा, मैं संघ परिवार से हूँ, ये बिल्कुल सच बात है, और मेरा इसलिए इंक्लिनेशन बीजेपी के प्रति होना चाहिए। लेकिन मुझे मौका मिला कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है उसको बहुत करीब से जानने का। मैंने वो जानने के बाद मुझे लगा कि दूसरी तरह की जो विचारधारा है, जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा है, उसकी वो विचारधारा कैसी है। तो मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी और मुझे कहीं मौका मिला उनकी विचारधारा जानने का, मैंने वो भी जाना। अल्टीमेटली जब मुझे लगा कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है और पूरे देश भर में जो है अपना एक सम्मानजनक मुझे जगह चाहिए,
पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो मैंने कांग्रेस और कम्युनिस्टों की विचारधारा बहुत करीब से जानने के बाद ये फैसला लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में पहले वैसे ज्वाइन कर चुकी थी, उसके बाद मुझे जानने का मौका मिला, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये पार्टी ही मेरे लिए अनुरूप है, क्योंकि आपका अपना खुद का एक आचार विचार होता है और आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो कहाँ पूरा हो सकता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल आपकी लग्जरियस लाइफ जीना नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है। मैं जब बचपन में सोचती थी ना, मैं हमेशा ख्वाबों में एक बात सोचती थी, खुली आंखों वाले ख्वाब, आंख बंद वाले ख्वाब नहीं, खुली आंखों वाले ख्वाबों में मैं ये सोचती थी कि देश के लिए ऐसा क्या किया जाए। ये मेरी बचपन की सोच है, इसमें कुछ बनावट नहीं है। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं, वो सब बता देंगे कि मैं ये बात किया करती थी। मैं ये सोचती थी कि देश के लिए ऐसा क्या काम किया जाए, मैं क्या ऐसा चुनिंदा काम करूं जो अनोखा काम हो, जो केवल मैं करूं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो ही वो एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें रहकर आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने समाज में, अपने देश में। बाकी सब जगह मैंने एज सोशल वर्कर, प्योर सोशल वर्कर भी मैंने काम किया, लेकिन उस काम में भी समाज में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप व्यापक दायरे से सोचें, मास को अगर आपने बदलना है और मास के लिए कोई बेनिफिट के लिए काम करना है, तो राजनीतिक क्षेत्र है, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। बिल्कुल। सो ये आ गया मेरा जवाब जी। ये बिल्कुल मुझे अब लगा कि आपने उस बात का जवाब दिया जी। एक और बात जो मुझे आपसे पूछनी थी, वो दूसरी बात जो पहले आप बातें कर रहे थे, उसमें से आपने कहा कि आप किताबों को पढ़ने का आपको शौक था और उससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। हम भी पढ़ते हैं, दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद किताबों से ज़्यादा ना इंसानों को पढ़ने से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। सो आपको कितने इंसान पढ़ने का मौका मिला और कितनों ने आपको पढ़ा? शेखर, इंसानों को तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है। मैं किसी भी शख्स से मिलती हूँ, कोई भी नया व्यक्ति, चाहे वो महिला है पुरुष है, मेरे अगर सामने आते हैं तो मेरा पहला जो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट काम है, मैं उन्हें टाइम देती हूँ, बहुत ध्यान से उनकी बात सुनती हूँ, बहुत ध्यान से उनको जानने की कोशिश करती हूँ, और पहली बार में मैं कोई धारणा नहीं बनाती। अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति को मिलने के तीसरी बार के बाद, चौथी बार से पहले, 3 बार उनको मिलने के बाद मैं उनके बारे में कोई भी विचारधारा बनाती हूँ, अच्छी, बुरी या सम। और मुझे लगता है कि पहली बार में तो लोग थोड़ा प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं। पहली बार में आपको समझ नहीं आ सकते, क्योंकि आजकल लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। आजकल 1-2 चेहरे नहीं, 10-10 चेहरे लिए घूमते हैं। पहली बार में लोगों की समझ में नहीं आती है, ये सच बात है। तो 2 या 3 बार के बाद में आपको लोगों की समझ में आती है। इसलिए मैं पढ़ती हूँ, सबको पढ़ती हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। और ये ऑब्जर्वेशन भी मैंने एक जगह से सीखी, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स जो हैं उनमें से कुछ लोग इस बात को पकड़ेंगे ज़रूर। मैंने कॉलेज में थिएटर किया। अच्छा। थिएटर के हमारे जो डायरेक्टर थे, गुलशन जी, उन्होंने हमें बहुत सारी एक्सरसाइज कराई। और वो जब थिएटर की जो लाइव एक्सरसाइज होती हैं, उसमें एक व्यक्ति को सेंटर में बिठा दिया जाता था कि एक सिनेरियो देके कि आपको ये सोचते हुए अपने फेस के एक्सप्रेशन बदलने हैं, और हम सब लोग सामने बैठते थे, टर्न बाय टर्न सबकी बारी आती थी, तो सामने वाले लोगों को उनके एक्सप्रेशन से समझना होता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। जब ये एक्सरसाइज कराई गई, इस एक्सरसाइज से मैं बहुत भोली, बहुत चुलबुली, बहुत शरारती छोटी सी बच्ची हुआ करती थी कॉलेज में भी। कॉलेज के मेरे बहुत सारे साथी अगर देखेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं उन्हें भेजूंगी ये इंटरव्यू, वो सच में ये बात मानेंगे। मुझे कहते थे कि ना ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेसर की बच्ची कॉलेज घूमने आई हुई है और हम तुझे घुमा रहे हैं। वो वैसा सिनेरियो लगता था, मैं बच्ची लगती थी, मुझे लोगों को तब इतना जानना परखना नहीं आता था। और मैंने उस एक्सरसाइज से ये सीखा कि लोगों को पढ़ा कैसे जाता है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, आँखों में क्या चल रहा है, ज़बान पे क्या है, आँखें अलग हैं, फेस के एक्सप्रेशन अलग हैं, और उनकी आई मूवमेंट, हैंड मूवमेंट अलग है। फिर मेरी एक पढ़ाई है, मैंने किया MSc फॉरेंसिक। अच्छा। मैंने DU से जब फॉरेंसिक साइंस का कोर्स किया तो नॉर्थ कैंपस में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी क्लास होती थी, और हमें रॉ एजेंट भी पढ़ाने आते थे, CFSL के डायरेक्टर पढ़ाने आते थे, BK सहगल सर, और मैं सुरेंद्र नाथ जी का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी। मेरे सुरेंद्र नाथ जी डायरेक्टर रहे और BK सहगल सर जो है CFSL के डायरेक्टर रहे,
सीबीआई के डायरेक्टर है, सॉरी। और जब वो पढ़ाने हमें आते थे तो उन्होंने हमें क्रिमिनोलॉजी को पढ़ाया, किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा का है वो आप पहचानोगे कैसे, कैसे पुलिस वाले भाप लेते हैं कि ये व्यक्ति कल्प्रेट हो सकता है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो चीज़ें उन्होंने सिखाई। वो सबका कॉम्बिनेशन है आज कि मैं लोगों को पढ़ लेती हूँ। और मुझे लगता है शेखर की मैं बहुत हद तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनिमल है, इसको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जीवन में, सबसे होती है, लेकिन हाँ मैं मैक्सिमम आई कैन रीड पीपल। कुछ रीड किया आपने? तुम्हारे बारे में? हाँ। तुम्हें पॉडकास्ट के बाद बताऊंगी। अगर ये आप अच्छा लोग किया। जानना चाहते हैं तो मैं जरूर शेखर के बारे में बताऊंगी, कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉडकास्ट होगा जब मैं शेखर के व्यक्तित्व के बारे में बात तो करूंगी। मैं उधर बैठ जाऊंगा और आप इधर बैठ जाएंगी नेहा जी, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, मुझसे सवाल बिल्कुल। होंगे। मेरा ये पूछना इसलिए भी था क्योंकि लड़कियों के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया वो दूसरी लड़कियों तक पहुंचे, उन लड़कियों जी। तक जो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं आगे जी। आने की, दब जाती हैं, जी जो चेहरे पढ़ नहीं पाती, उनको जी। मौके पर नहीं पता चलता कि लोग कैसे हैं। बेटी बेटी कह के ले जाते हैं, बहन बहन कह के ले जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, सपने दिखाते हैं, आगे ले जाते हैं और उसके बाद उनके सपनों को रोल के रख देते हैं। सो उन बेटियों को इनकरेज करने के लिए हम इसीलिए जब कभी कोई लड़की कुछ करके आती है तो हम बातचीत करते हैं ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले। जी। और यहीं से वुमेन एम्पावरमेंट की बात शुरू होती है। मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट सही मायने में यही है, लेकिन इसको मिसयूज़ भी किया जाता है। मैं उस पर भी बात करना जी। चाहूँगा आपसे। आपको बचपन से कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने सही मायने में आपको इनकरेज किया, आगे लेकर आए, जिसने कंधे पे हाथ रखा और जो रिश्ता दे के रखा था वही निभाया, और कितने ऐसे जी। थे जिन्होंने वो हाथ कुछ और कह के रखा लेकिन निकले कुछ और? शेखर मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ और मैं बहुत सच बोलती हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस इतनी सी बात कहूँगी आपको कि पहले आपने जो भूमिका बनाई इस प्रश्न की, उसका एक ही लाइन में जवाब है कि जब भी किसी महिला को, जब भी किसी लड़की को ये महसूस हो कि इस व्यक्ति को जितना राइट देना चाहिए उस राइट से ज़्यादा राइट दे दिया गया और ये उस राइट का गलत इस्तेमाल कर रहा है और आप उस पर कंफर्टेबल नहीं है, उसी क्षण वो जगह, वो व्यक्ति छोड़ देना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सही कहूँगी। उसी पल अगर आपको लगे कि ये आपकी लाइफ के लिए खतरा है, अगर आपको लगे कि आप बहुत गुणवान हैं, आप कुछ चीज़ अचीव कर सकती हैं और आपके अचीवमेंट में ये आपके सपनों को रौंद देगा और आपकी लाइफ को ख़त्म कर देगा, आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी बच नहीं पाएंगी। यानी कि आप वो इंसान जो है वो रह नहीं पाएंगी, वो इंसान से कुछ और बन जाएंगी। तो आपको वो जगह और वो शख्स छोड़ देना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो साथ छोड़ देना चाहिए। बस इतना ही आंसर है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि मेरे जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग आए। जब भी किसी व्यक्ति की जर्नी स्टार्ट होती है कुछ बड़ा और अच्छा अचीव करने के लिए, मैं बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाली लड़की हूँ। मुझे परमात्मा पर और प्रकृति पर बहुत भरोसा है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने भगवान जिनको बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी जगह देता है, और मैं प्रार्थना करूँगी कि मेरे ऐसा ही जीवन रहे और परमात्मा हमेशा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रही। क्या बात है। ये बात भी मेरे बहुत सारे दोस्त एडमिट करेंगे, मेरे रिश्तेदार एडमिट करेंगे, मेरी बहनें जो हैं वो एडमिट करेंगी। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मुझे आज तक कोई गलत व्यक्ति नहीं टकरा, मुझे हमेशा अच्छे लोग टकरे हैं। और जो भी कोई गलत मेरे बारे में धारणा रखता है, अपने आप प्रकृति का नियम है, पता नहीं कैसा नियम है, वो चंद दिनों में 4 या 5 या 10 दिनों में मुझसे दूर हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। जिसकी वाइब्रेशन मेरे लिए नेगेटिव होगी वो मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे लगता है ये विचारों की शक्ति है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये आपने अभी बहुत प्रचलन में किताब भी रही और फिल्म भी इस पर बनी है, द सीक्रेट, कि आप जो द सीक्रेट, हाँ, आप जो सोचते हैं वो आप तक आता है। ये विचारों की शक्ति ही है, सच में है। ये लॉ है प्रकृति का, ये नियम है कि आप जैसे विचार रखेंगे वैसे आपका पॉजिटिव विचार है, आपके पास पॉजिटिव लोग आएंगे, आप नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव लोग आएंगे। मेरा ये विचार है बचपन से ही कि मेरे पास हमेशा अच्छे लोग रहते हैं, मेरे सर्कल के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे पास अच्छे लोग ही आते हैं। बहुत से लोग
मेरी शुरुआत होती है मेरे घर से। मेरे पेरेंट्स और मेरी मदर, मेरे पापा और मम्मी, उन्होंने मुझे जितना मोटिवेट किया है जीवन में आज तक, वो मेरे जीवन में अब नहीं है। ना होते हुए भी वो 24/7 मुझे मोटिवेट करते हैं। मदर फादर बोथ? हाँ जी। ओके। रिसेंटली अभी क्या हुआ था कुछ? नेचुरल डेथ थी उनकी, लेकिन वो बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए और बहुत अच्छे कंडीशन में थे, मतलब ऐसा कुछ बीमार भी नहीं थे, बहुत अच्छे थे। और पिताजी तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि मेरे पिताजी गुरु नानक जयंती का 550वां वर्ष मनाया जा रहा था और गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ के पास बैठे हुए थे। पूरे शहर भर में नगर कीर्तन में उन्होंने पूरे शहर को प्रसाद दिया, वहीं भीड़ जी के साथ बैठ के, गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बैठ कर ही, और वहीं से चले गए। अच्छा। बैठे बैठे ही प्रसाद देते देते सबको। क्या बात। पेरेंट्स मुझे आज भी मोटिवेट करते हैं। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वो मेरे जीवन का आधार हैं। उनके बिना मैं कुछ नहीं सोच सकती। मेरा छोटा भाई है, उसके बिना मैं कुछ नहीं सोच सकती। मैं जो डिसीजन लेती हूँ अपने घर में बात करके लेती हूँ। और दूसरी बात, मेरे जीवन में बहुत अच्छे टीचर आए। मेरे टीचर PS परमार सर, और उनके अलावा और बहुत सारे टीचर मेरे रहे जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उनके बिना मैं कुछ नहीं थी। सो कहने का मतलब है इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं जी, और हर तरह के हैं तो हर तरह के मिलेंगे भी। तो आपको निकलना है, आपको चुनना अपने लिए कि आपको कौन सा रास्ता चाहिए। तो वैसे लोगों को चुनते जाओ, बाकी को छोड़ते जाओ। बिल्कुल, आपको ये छटनी तो करनी पड़ती है, क्योंकि आप हर किसी व्यक्ति के साथ ना तो बात कर सकते हैं, ना आप हर किसी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। आपको कुछ ऑब्जर्वेशन, मैं मानती हूँ कि महिलाओं को समझदार होना चाहिए, महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा जो है उनकी सिक्स सेंस होनी चाहिए, होती भी है। भाप लेते हैं तो उस पर एक्शन भी करना चाहिए। कुछ लोगों को भाप लिया जाता है कि ये व्यक्ति आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है सबसे बात करना। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, मुझे लगता है कि लड़कों के लिए भी है। जब उस दोस्ती में कुछ ऐसा लगे कि टॉक्सिसिटी है, वो कई बार आपके लिए नहीं होती, आपको लगता है कि आपके साथ तो निभाई जा रही है, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ को वो ऐसा टर्न दे देगी जो कि गलत होगा। तो उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। विचार में परिवर्तन आ जाता है, कहीं ना कहीं आप वही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, आपके एक्शंस बदल जाते हैं। उनसे परे होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट, इसके मायने ना आज मुझे थोड़े गलत नजर आ रहे हैं। किसी टाइम पे बात हो रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट उन महिलाओं की बात होती थी जो कि रूरल एरियाज में हैं, जो कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, जिनके साथ वाकई कुछ गलत हो रहा है। और लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा अब उस तरह से भी लहराया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों को आप देख रहे हो कि अब मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, नोबडी कैन क्वेश्चन मी। आप अपने बेटे को समझाओ कि वो ऐसे विचार ना रखे। अब आप नेचुरल चीज़ों को नहीं बदल सकते। मतलब मेरा ये ओपिनियन नहीं है, बट ये चीज़ें उठती हैं, सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप पहरावा ही ऐसा रखोगे तो आप अपराध को कैसे रोकोगे। और वुमेन एम्पावरमेंट वाली लड़कियां या फीमेल्स ये कहती हैं कि हमें आप पहरावे के लिए मत रोको, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने। तो ये चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उसका एक सुनो पूरी बात कि दूसरा ये भी बोला जाता है कि पहले ये सब कुछ नहीं था, सोशल मीडिया के ऊपर फ्रीडम मिल गई है सबको। तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे लेती हैं और सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी हैं शेखर आपने, मेरा आंसर बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आज आप क्या सोचती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन अब जो है वो कुछ और ढंग हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि महिलाओं को इंसान समझा जाए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार हो, महिलाओं को काम करने का अधिकार हो, घर में घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं ना हो, और घर में बराबरी का, सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। ये सही है। महिलाएं सम्मान की अधिकारी हैं, ना कि जायदाद में नाम करना कि मकान महिला के नाम किया जाए। क्योंकि उसके ऊपर रजिस्ट्री चार्ज कम लगता है। केवल उसके लिए महिलाएं आपके घर की सदस्य हैं तो उनको एक सम्मान दे दिया गया, वो ना हो। लेकिन महिला को एक सम्मान होना चाहिए, घर के अंदर बराबरी का दर्जा होना चाहिए।
जो पुरुष सत्ता, पितृ सत्ता या पुरुष प्रधानता की बात थी कि जो भी मेजर डिसीजंस हम घर में लेते हैं, घर के लिए लेते हैं, घर की भलाई के लिए लेते हैं, उस घर की भलाई के लिए वो डिसीजन अगर अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठकर डिस्कशन में लाए जाएं ताकि वो भी अपना इनपुट दे पाएं, ये ज़रूरी था। ये नहीं कि औरतों का दिमाग तो घुटने में होता है। इस विचार के खिलाफ वुमेन एम्पावरमेंट थी और वो आज भी है, क्योंकि समाज में इस विचारधारा पर मुझे लगता है 1% भी वृद्धि नहीं हुई। आज भी समाज उन्हीं विचारधाराओं पर ही टिका है। बहुत ऐसे कम परिवार हैं जो घर में अगर 10 एकड़ ज़मीन खरीदनी है तो वो बाहर डिसीजन लेके आके घर आके बताते हैं कि मैंने 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली। लेकिन 10 एकड़ ज़मीन खरीदनी हो, ये डिसीजन लेने से पहले अपनी पत्नी के साथ या अपनी माँ के साथ बैठ के कि क्या मैं ये पैसे का इन्वेस्टमेंट 10 एकड़ ज़मीन में करूं या गोल्ड में करूं या कोई और चीज़ में करूं, आप बताओ आपका क्या विचार है, ये डिस्कशन नहीं आती। जबकि इसके अच्छे आउटकम निकलते हैं। हो सकता है इसके अच्छे आउटकम निकलें, जैसे कि मेरे पिताजी अपने बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स और सारी अच्छाई, दिन भर की दिनचर्या वो मेरे साथ डिस्कस करते थे। इसलिए मुझे आज वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद ही आती है। इसलिए मैं आज डिसीजन अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वो सिखाया, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे प्रश्न किए और मुझे वो सिनेरियो समझाया कि बिजनेस कैसे करते हैं। ये पुरुष यानी कि जो छोटे लड़के हैं उनसे भी होना चाहिए और महिलाओं से भी होना चाहिए। वहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात आनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब एक ही चीज़ है। वो उस विचार के लिए था कि हर घर में केवल बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये इंडिपेंडेंसी जो है ये केवल महिलाओं का काम नहीं होना चाहिए, ये काम पुरुष को भी आने चाहिए। मैं अगर अपने घर में कोई काम खुशी से करती हूँ तो वो मेरे अपना चॉइस है, लेकिन अगर मैं ये बर्तन ना धोऊं, मैं ये बर्तन ना धोऊं तो मैं बुरी हूँ। अगर मैं बर्तन नहीं धो रही हूँ तो मैं अच्छी बहू भी नहीं हूँ, अच्छी बेटी भी नहीं हूँ। ये क्राइटेरिया जो है ये गलत है, ये गलत है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना ये मेरा ही काम है, ये गलत है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये काम पुरुषों को कर लेने चाहिए, मैं ये इसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि हम महिलाएं इतनी पॉजिटिव हैं, हम इतनी डाउन टू अर्थ हैं, हम अंदर से इतनी मालूक हैं, इतनी कोमल हैं कि अगर कोई हमें सम्मान से ये कहेगा ना कि आप रहने दो, हम कहेंगे नहीं आप रहने दो, मैं कर दूंगी। हम अंदर से इतनी कोमल हैं, हमें हमारी परवरिश नहीं, हमारी बायोलॉजिकल अंदर से ऐसी है, हमारी बायोलॉजी ऐसी है कि हम ऐसा कह देंगे। लेकिन हमें ज़िद्दी कौन बनाता है? एक महिला को ज़िद्दी कौन बनाता है? स्टबन महिला है, ज़िद्दी महिला है, आत्मविश्वासी है और अपॉर्चुनिस्ट है। आजकल ये शब्द बड़ा चल रहा है। किसी भी महिला को देखेंगे अगर वो आउटस्पोकन होगी, बोल्ड होगी, तो आप कहेंगे कि अपॉर्चुनिस्ट है। बोल्ड शब्द को भी नेगेटिवली लिया जाता है कि बहुत बोल्ड है। बोल्ड इज ए सकारात्मक शब्द। बोल्ड का मतलब है कि आप इसे डरा नहीं सकते बिना बात के, आप इसे धमका नहीं सकते इलॉजिकली। बोल्ड वो है। और आत्मविश्वासी को आप कह रहे हो कि महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी शब्द जब पुरुष के साथ जुड़ता है तो वो सकारात्मक है। महत्वाकांक्षी जब महिला के साथ जुड़ता है तो वो नकारात्मक है। ये कौन सा समाज है? ये समाज गलत है। महत्वाकांक्षी मीन्स वो नेगेटिव कहाँ से हो गया? महत्वाकांक्षी होना तो मैं कहूँगी अपने लिए सोचना, अपनी प्रगति के लिए सोचना। देश के विकास के लिए सोचते हैं तो ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए क्यों नहीं सोचते? अगर मैं अपने ग्रोथ के लिए सोचती हूँ, मैं उसके लिए कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि मेरे साथ वाले व्यक्ति को कोई पीड़ा हो रही हो। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि मैं किसी को डिफेम कर रही हूँ। तो मैं महत्वाकांक्षी नेगेटिव कैसे हुई? महत्वाकांक्षी पॉजिटिव सकारात्मक टर्म है और वो हर इंसान में होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए ना, उसके बिना तो आप ग्रोथ और प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो टर्म आपने अभी इस्तेमाल की थी, ये सिर्फ सिक्के के दो पहलू हैं। आपको समझाया जो जा रहा है। मैं आपकी बातों के साथ एग्री हूँ नेहा जी। आपने जो एक्सप्लेन भी किया ना जी, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जितनी बातें बोली उसके साथ मैं सहमत हूँ। बट दूसरी तरफ इसका जो मिसयूज हो रहा है, मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, या
कई बार लड़कियां उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा तो हमने देखा होगा, आपने बड़े सारे ऐसे मामले भी सुने होंगे जब डिवोर्स केसेस भी जाते हैं कोर्ट में, तो कई बार क्योंकि हमारा कानून जो है, कानून व्यवस्था, उसमें औरतों के लिए बहुत अच्छे प्रावधान हैं, जी क्योंकि शुरू से इस बात का फिक्र किया गया हमारे देश में कि औरत के लिए स्ट्रॉन्ग जो है जी लॉ जी होना जी जी चाहिए, जी बट वो मिसयूज होता है। तो अब ये भी चीज़ मिसयूज हो रही है समहाउ, उसको आप कैसे लेती हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी क्या सजेशन होगी लड़कियों के लिए या यूथ के लिए उसको लेके? जी शेखर जी, मेरा इतना मानना है, पर्सन टू पर्सन हर चीज़ वेरी करती है। मेरा सच में ऑब्जर्वेशन यही है। मैं समाज में काम करती हूँ, एडवोकेट भी हूँ, कहीं ना कहीं मेरा एडवोकेसी भी सामने आता है। जी। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो महिलाएं सच में पीड़ा में, सच में दर्द में होती हैं, जिनके रिश्ते सच में अच्छे नहीं निपते, जो खुद सहन करके आई हुई हैं, जहाँ लड़का गलत है, वो महिला कभी भी कोर्ट में खड़ी होकर बोलती नहीं है। वो महिला कभी भी कोर्ट में खड़े होकर केस नहीं लड़ पाती, वो घर चुपचाप बैठ जाती है। यहाँ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं कहूँगी कि मिसयूज़ करते हैं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसा कि महिला अपने राइट्स का मिसयूज़ करती है। बहुत सारी महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिनके साथ बुरा होता है, वो कभी कुछ नहीं कहती, ना कह पाती हैं, ना आवाज़ उठा पाती हैं। और जो आपने कहा कि ये कम कैसे करें, तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ एक ही भावना बताना चाहूँगी। मेरा एक ही विचार है, वो ये है, अगर आपकी किसी के साथ नहीं निभ रही है तो उसको अपनी ईगो पर मत लेकर जाएं। आपकी विचारधारा किसी से नहीं मिली, आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो आप उसको नेगेटिवली मत लो, ईगो पे मत ले जाओ, उसको क्रोध में मत लेके जाओ, उसको अपने अहम पर चोट मत पहुंचाओ, और शिद्दत मत लगा लो उससे कि मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा या इसको सबक सिखा के रहूंगी। दो विचारधाराएं हैं, एक डिसीजन सही नहीं गया, आपको बहुत शांति से, बहुत प्यार से अलग हो जाना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन, संवाद बंद कर देना चाहिए कि ठीक है, अगर आपकी नहीं निभ रही, ना आप बुरा बोलें ना आप अच्छा बोलें, आप संवाद बंद कर दें। और मुझे लगता है कि उस जो भी वो रिश्ता था उसके बारे में बातचीत बंद कर देनी चाहिए। ना आप उनके जीवन के लिए कभी कोई क्वेश्चन मार्क बने, ना वो आपके जीवन के लिए क्वेश्चन मार्क बने। आपको शांति प्रिय ढंग से अलग हो जाना चाहिए और इसको खुंदक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला की नाक का रिस्पेक्ट, नो का रिस्पेक्ट हर पुरुष को करना चाहिए। वैसे ही एक पुरुष की ना का रिस्पेक्ट जो है वो एक महिला को भी करना चाहिए। रिश्ता कभी भी किसी की तरफ से भी टूट सकता है, पुरुष की तरफ से भी टूट सकता है, महिला की तरफ से भी टूट सकता है। तो मुझे लगता है कि वो नो का रिस्पेक्ट रखना चाहिए और बहुत प्यार से, जैसे आप मिले थे वैसे ही प्यार से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ना जिंदगी सबसे अनमोल होती है, अपनी भी दूसरों की भी। आप जिंदगी का ख्याल रखो, क्यों किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करना, खराब करना। हाँ, सो हमेशा अच्छी जिंदगी के बारे में सोच के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आपकी देखिए, बात, कई बार मैं ये कंपैरिजन कर रही हूँ एक नॉर्मल बात के साथ में। रिश्तों का कंपैरिजन खैर नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ में नहीं हो सकता, लेकिन कई बार हम कोई चीज़ लेकर आते हैं, वो चीज़ खराब निकलती है, नहीं समझ में आती है, वर्किंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़कर हमेशा अपने हाथ में नहीं रखते ना, उसको छोड़ देते हैं और कहीं और अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी मैं यही कहूँगी कि आपको किसी भी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है जो आपको दुख दे। बार बार हम ये नहीं सोच सकते कि हमने क्या कर लिया, अगर ये नहीं करते तो हम ऐसे होते। समय होता है, वक्त होता है, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, कई चीज़ें बहुत अच्छी वर्कआउट कर जाती हैं, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए बहुत शांति प्रिय ढंग से, मेरा ये मानना है। हमारे समाज में ना मतलब जो फीमेल्स ऐसी होती हैं जो किसी ओहदे पे पहुंच गई हैं, जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ को लेके उनको बड़ा जज किया जाता है। सो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, और मतलब ये कितना सही होता है कि वो मैरिड है नहीं है, उसकी मैरिज कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इसका उसके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको लेके उसके ऊपर टिप्पणियां करना वो कितना जायज़ है और कितना गलत है, और समाज के इस रुख को आप क्या नाम देती हैं? देखो शेखर जी, समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अभी जो कॉर्पोरेट कल्चर है, या यूं कहूँ कि बच्चे आज हमारे बाहर चले गए हैं, फॉरेन चले गए हैं, बहुत सारा यंग स्टफ जो है वो दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम यहाँ काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ रह रहे हैं।
उन सारी चीज़ों में जो बदलाव आया है, परिवारों में भी उनके कारण बदलाव आया है, समाज में भी आया है, वो ये है कि आजकल लोग पर्सनल लाइफ को थोड़ा कम आंकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो गुण हैं, आपकी जो गुणवत्ता है, आपका जो आउटकम है, परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए मुझे लगता है पर्सनल लाइफ की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, और कम देना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पर्सनल लाइफ पर प्रत्येक व्यक्ति को जज करने लग जाएं तो मुझे लगता है देश का एक भी व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतरेगा। ये बात सही की। बिल्कुल, एक व्यक्ति भी नहीं, ना आप और ना मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूंगी। आप टॉप टू बॉटम किसी को भी उठाकर देख लीजिए, पर्सनल लाइफ में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं मिलेगा। और ये आपको गलत है कि लोग पर्सनल के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए। और मुझे लगता है ये चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ये चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव चेंज हैं सोसाइटी के अंदर, ये आने चाहिए थे। किसी की पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ, जब तक कि पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मास पर नहीं पड़ता, जब तक कि पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट किसी को पीड़ा में नहीं डालता, तब तक उनकी पर्सनल लाइफ पर्सनल है, प्रोफेशनल में नहीं आनी चाहिए। इसलिए कोई भी महिला जब आगे बढ़ रही है, बड़े ओहदे पर है, राजनीति में है या फिर सिनेमा में है, जर्नलिज्म में है, वकील है, बहुत अच्छी सोसाइटी में काम कर रही है, सोशल वर्कर है, अगर उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, मुझे लगता है इसकी जजमेंट करना हम कोई नहीं होते हैं, हमें करनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर विपरीत आप पर प्रश्न आएगा तो आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं, आपका ग्राफ बिल्कुल ही डाउन मिलेगा। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के पास में समाज के लिए टाइम तभी ही निकलेगा जब उसकी पर्सनल लाइफ का टाइम कम होगा। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए जिसका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। मैं बीइंग फीमेल आपको यही बात बताना चाहूँगी कि आज अगर 24/7 में पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो में हूँ, मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है। एक नेता के पास में अपनी खुद के जीवन के लिए, खुद की पर्सनालिटी के लिए, खुद की पर्सनल लाइफ और फैमिली के लिए समय नहीं होता है। मैं ऐसे इतने बड़े बड़े व्यक्तियों को जानती हूँ जिनके साथ मेरी बहुत फैमिली की तरह बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि हमें हमारे परिवार को समय दिया हुआ पूरा जीवन बीत गया, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने का वक्त ही नहीं मिला। कब बच्चे बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। सोसाइटी में हमने इतना समय दिया, लेकिन फिर भी आप एक बात देखिए, समाज के लोग, मैं स्पेशली पॉलिटिकल सिनेरियो के लोगों के लिए एक दर्द बता रही हूँ उनका, उन्होंने अपने बच्चे बड़े होते नहीं देखे, कब पैदा हुए, जवान हुए, बच्चे हुए, और फिर कब जवान हो गए, कब उनकी शादी का वक्त आ गया, कब वो जॉब करने चले गए, आगे निकल गए। उन्होंने वो सिनेरियो नहीं देखा क्योंकि सोशल फील्ड में इतना काम करना पड़ा। लेकिन फिर भी पब्लिक उनसे ये उम्मीद करती है कि सबसे लग्जूरियस लाइफ पॉलिटिशियंस की होती है, सबसे बेहतर लाइफ जो है वो पॉलिटिशियन जीते हैं। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे उम्दा नेता हैं जो वाकई नेता कहलाने लायक हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जिनको वाकई लीडर कहना उचित होगा। कहाँ है? बिल्कुल हैं। तो मतलब लाइमलाइट में नहीं है? लाइमलाइट में भी हैं। मैं एक का नाम लूंगी तो बाकी सब लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा पर्सनल है, नहीं, देश में देखिए बड़े होते नहीं अच्छे और बुरे लोग का जो है ना बैलेंस, वो प्रकृति मेंटेन करके रखती है। दूसरी बात ये है कि अगर अच्छे लोग दुनिया में नहीं होते, लोग आजकल नकारात्मक बातें बहुत ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए नकारात्मकता ज्यादा दिखती है, नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर मेरी लाइन पूरे होने दीजिए कि अगर पॉजिटिव लोग नहीं होते ना, तो प्रकृति इक्विलिब्रियम मेंटेन करती। प्रकृति हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, यूनिवर्स हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। आप प्रकृति का एक नियम जानते हो, अगर मच्छर की संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो मच्छर के ऊपर जो फूड चेन में है उस एनिमल की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मच्छर खत्म करने। बिल्कुल, अगर मेंढक की संख्या ज्यादा बढ़ गई है तो मेंढक के ऊपर फूड चेन में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। हमेशा प्रकृति इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। बात आप वो कर रहे थे, उसके लिए जरूर मेरे माइंड में आया था कि आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको पता नहीं चलता उनके बच्चे कब बड़े हो गए, बट उनके बच्चे वो कुछ देख लेते हैं जो आम लोगों के बच्चे नहीं देख पाते। सो ठीक है, इट्स ऑल टुगेदर लाइक ये भी एक प्रोफेशन है। सेवा की जो बात होती है, खैर
मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। आज तुमने But पूरा सेवा पॉडकास्ट भाव- पॉलिटिक्स का कर लिया, सेवा पॉलिटिक्स भाव में जो नहीं है, जाऊंगा करते करते सब वही कर सब लिया। वही कर लिया। आप बैठे थे ना, हो गया, बाय चांस हो गया। सो सेवा भाव तो अब भाव ही रह गया है। तो नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं, इट्स ऐसा नहीं है प्रोफेशनल। शेखर। जब तक हम Everything is किसी professional. नो 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 हम जब तक किसी व्यक्ति के या फिर इस क्षेत्र में नहीं जाते, हम वो दूर से खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमें जो एंगल दिखता है वो हमें या तो 90 डिग्री पे दिखेगा या 180 डिग्री पे दिखेगा। किसी भी चीज़ को अगर आपको देखना है तो आपको एरियल व्यू देखना चाहिए। आपको जब हम प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन की खिड़की से नीचे देखते हैं ना, वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए। वो पर्सपेक्टिव से आपको चक्कर तो ये ना कि जो वाइड चीज हमारे दिखती है। देश की ज्यादातर जनता गरीब है और वो एरोप्लेन में कभी बैठे नहीं, तो वो उस एंगल से नहीं देख पाते। मैं विचारों की बात कर रही हूँ, विचारों में तो आप चांद पर भी पहुंच सकते हैं। चलिए हम अगली बात पे देखिए, बढ़ते एक छोटी सी जी। बात है, हर क्षेत्र को 360 डिग्री के एंगल पर देखना चाहिए और एरियल व्यू के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जब तक हम उसको बखूबी नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी अलग धारणाएं बनाते हैं। नॉर्मली लोग बिना जाने बिना सोचे सुनी सुनाई बातों को आगे प्रोसीड करते चले जाते हैं। तो एक धारणा बनी हुई है कि पॉलिटिक्स जो है वो बुरे लोगों का संगठन होता है, पॉलिटिशियन फरेबी होते हैं, पॉलिटिशियन झूठे होते हैं। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, लाखों की संख्या में लोग एक पॉलिटिशियन को वोट देते हैं, इसका मतलब जो लाखों की संख्या में उस पॉलिटिशियन को वोट कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि ये फरेब कर रहा है या झूठ बोल रहा फिर है? भी देते हैं ऐसा नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं। पॉलिटिशियन बहुत लोगों की मदद करते हैं, तभी जाकर उन्हें लाखों वोट मिलते हैं। ये क्यों नहीं कोई सोचता? नेहा जी, मैंने तो ऐसी कोई नहीं। बात ही नहीं पूछी आपसे। आपने पूछा ना कि पॉलिटिशियन की उनके नहीं, लोग मैं सिर्फ ये बहुत कह रहा था ज्यादा, कि आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को नहीं देख पाते बड़ा होते, तो मैंने कहा कि उनके बच्चे उनका काफी जिंदगी में देखे। सेक्रीफाइस हमें देखना हाँ, चाहिए। sacrifice। आप उनका एक जीवन soft में corner उनका सेक्रीफाइस है। क्योंकि मैं इस सिनेरियो में अब आई हूँ तो मुझे पता है कि मेरे जीवन से क्या जा रहा है। मेरे जीवन से मेरी पर्सनल लाइफ जा रही है, मेरे पास वक्त कम है अपने बहन भाइयों से बात करने का, अपने फैमिली मेंबर से बात और करने का। ये सेक्रीफाइस है। ये मेरे ख्याल से हर एक इंसान की लाइफ में आता है। खैर आप अपने फील्ड की बात करेंगी, हमारे कभी सेम ही। सो अब आपसे एक मैं अहम सवाल करना चाहता हूँ नेहा जी। अच्छा, एक पॉलिटिशियन की एक इमेज सेट हो जाती है क्योंकि आप हमेशा सीरियस बात करेंगे, सीरियसली इश्यूज को कंसीडर करेंगे, फॉर्मल्स में रहेंगे। तो क्या आपकी लाइफ में फन भी होता है? क्या आप लोगों को कभी कोई गेम खेलने का मन करता है, अच्छा खाना खाने का, घूमने का? इट इज़ लाइक शॉपिंग के मैं इस शॉप में से निकलूं उधर, लेकिन आप शायद उतना खुल के नहीं कर पाते होंगे। तो ये ऐसा लाइफ होना कैसे चाहिए। है? मेरा मानना है शेखर, ऐसा होना चाहिए। हाँ। आपको ह्यूमन बीइंग, आपको इंसान बने रहना चाहिए। आपके अंदर एक चुलबुलापन होना चाहिए, आपके अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए। एक शेर सुनाती हूँ इससे पहले। मैंने अच्छा, शेरो शायरी भी कर लेते हैं। ये किसी Politicians। शायर का शेर है। हाँ। मैं नाम नहीं जानती लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। दिल के किसी कोने में छिपा बैठा एक नन्हा सा बच्चा, दिल के किसी कोने में छिपा बैठा एक नन्हा सा बच्चा, देख बड़ों की दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्या बात है। मैं यही कहूँगी कि हमें इतना बड़ा ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए कि हमारे मन के, हमारे भीतर का जो बच्चा है, जो कोमलता है, जो भावनाएं हैं, वो मर जाएं। हमें इतना हार्श, इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए, इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए। ये हर इंसान में होना चाहिए, एक नेता के अंदर भी होना चाहिए। मैं जब पॉलिटिकल सिनेरियो में आई थी तो बहुत बड़ी धारणाएं थी कि वाइट दुपट्टा, वाइट सलवार पहननी पड़ेगी, आपको बाल खुले नहीं छोड़ने पड़ेंगे। मुझे ऐसा कहा भी गया था। मेरे अच्छा। बड़े जो महिलाएं थी हमारे साथ की, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने व्यक्तित्व को बदल नहीं सकती। मैं अंदर से इतनी चुलबुली हूँ, मैं अपने अंदर की नेहा को नहीं मार सकती। तो मुझे लगा कि सही रास्ते पर चलने के लिए आपको पहनावे की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखावा की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, आज मेरा जो व्यवहार है, मैं लोगों के बीच में बैठती हूँ, जनता से मिलती हूँ, मेरे एरिया के लोग हैं, पूरे हरियाणा के लोग हैं, मैं देश भर में घूमती हूँ, मेरे साथ इतने कनेक्ट होते हैं लोग, मेरे साथ बाद में भी व्यवहार में रहते हैं। 20-20, 15-15 साल पुराने लोग भी मेरे साथ आज टच में हैं।
एक लीडर को क्या चाहिए? जुड़ाव। जुड़ाव आपके व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी से होता है, आपके पहनावे से नहीं होता है। इसलिए पहनावा आपका डिसेंट होना चाहिए, पहनावा आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगे। आपको हंसमुख होना चाहिए। मैं खुल के हंसती हूँ, अच्छा। मैं खुल के बोलती हूँ, मेरा मन करता है। आप देखिए, हमारे यहाँ बाइक रैली होती है तो मैं हाँ। खुद बुलेट चलाती हूँ। अच्छा, मैं क्या बुलेट, बात है। मैंने कितनी बार, हमारे यहाँ अमित शाह जी की रैली थी पिछले चुनाव से हाँ, पहले, हाँ, 2019 के चुनाव में, और मैं बाइक चलाकर अपने सारे लोगों को लेकर गई थी। पंजाब में मैं सानेवाल विधानसभा की चुनाव प्रभारी थी और सानेवाल विधानसभा में हमने 600 बाइक की रैली निकाली थी और पंजाब के अंदर सानेवाल में मैंने बुलेट चलाई थी और बीजेपी का झंडा लेकर पीछे हमारे एक सरदार जी बैठे हुए थे और बुलेट चलाकर मैंने पंजाब में रैली 600 बाइक की निकाली थी। वो चुलबुलापन, वो बचपना रहना चाहिए। नेता भी इंसान है और जब तक हम इंसान बने रहेंगे हम अच्छा सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपने देखा अच्छा। नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं हाँ। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो क्रिकेट खेलने लग गए थे। Yes. और सबसे बड़ी बात, वो पिछले दिनों दशहरा देखने चले गए थे रूप बदल कर। अब नायब जी आज जो है, मैंने देखा कि वो दिल्ली यात्रा कर रहे थे कल, तो वो ट्रेन से जब जाने लगे तो बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं तो वो हाथ अच्छा, हिलाकर उनसे सेल्फी ये ले रहे बातों हैं। से लोग बड़े जी। हैरान हो जाते हैं कि भेस बदल के जा रहे हैं लेकिन कैमरा पर्सन साथ में ही है। देखो, एक्टिविटी तो नोटिस होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि वो देखने के लिए जा रहे हैं? तो वो आजकल दिखावा भी हो सकता है। दिखावा मैं कहूँगी इसको कहें आपकी, टेक्निकली साउंड हो गए हैं हम। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सकारात्मक ढंग से करना चाहिए। आप पॉडकास्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? बहुत सारे लोग देखें। अरे ये तो आपको सुनाना है, हमने इंटेंशनली सुनाना है। तो तो यही तो हम देखिए, कह रहे हैं कि जब नेता भी आपको कहीं सुनाना जा है। रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो तो लोगों को वो तो पता खुद चलना भेस बदल चाहिए। के रामलीला देखने जा रहे हैं तो वो खुद के लिए जा रहे हैं ना। नहीं, देखिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे नेता के मन में भी ये भावना है कि वो दशहरा देखने जा सकते हैं, वो वहाँ की व्यवस्था चेक करने के लिए जा सकते हैं। ये सब एक्टिविटी माउथ पब्लिसिटी आजकल नहीं होती है, आजकल टेक्नोलॉजी से होती है। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मुझे सारे रस वाले फ्रूट अच्छे लगते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि आम है। मेरे बहुत सारे फेवरेट फ्रूट है, मेरा आम फेवरेट नहीं है। आम फेवरेट नहीं है? अरे ये गलत हो गया। मेरा आम फेवरेट नहीं है। मुझे अंगूर, आप भूल गई हैं शायद। मुझे संतरा। हमारी ऑडियंस जानती होगी कि आम तो फेवरेट होना चाहिए था बीजेपी के होके। नहीं। नहीं, मेरा आम यहाँ फेवरेट से नहीं आम है। का भाव आम आदमी पार्टी नहीं था, आम ही था। नहीं, मैं सच बोलती हूँ, मेरा आम जी। फेवरेट नहीं है। क्या फेवरेट है आपका? मैंने बताया, मुझे अंगूर, अंगूर, संतरा, मुझे ये अच्छे लगते हैं। राइट। सो ये जूसी फ्रूट्स। Juicy। वैसे आम भी जूसी होता है। बस करो यार। ठीक है। इसके अलावा आप क्या शौक रखती हैं? लाइक गाने का भी शौक है या जैसे जैसे नॉर्मली होता है कि कोई भी अगर एक स्टेज सिंगर नहीं भी है तो वो बाथरूम सिंगर जरूर होता है? नहीं, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। गाने सुनना किस तरह हाँ, के? जब मैं ट्रेवल करती हूँ तो मैं दो काम करती हूँ, या तो मैं किसी अच्छे नेता का भाषण सुनती हूँ, या फिर मैं आजकल कुमार विश्वास को सुन रही हूँ, अच्छा, या फिर मैं तो अच्छे उन्होंने आम अच्छे आदमी पार्टी गाने। छोड़ दी इसलिए सुन रहे हो? नहीं, मैं उनका अपने अपने राम सुनती हूँ। ओके। हाँ, या फिर मैं सुनती हूँ अच्छे अच्छे गाने, अच्छा अच्छा। पंजाबी, हिंदी, ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, कव्वाली, सूफी, सब सुनती हूँ। सो मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ कई बातें की और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके। अब ये होता है ना कि पॉलिटिकल बातें जब बीच में आ जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा सामने वाले से डर भी लगता है कि भाई पॉलिटिशियंस हैं, उनसे सॉफ्टली पूछना चाहिए। और बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने एक नॉर्मल इंसान बन के मुझसे बात की है। थैंक यू। सो आम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जिन पॉलिटिशियंस को अपने देश की कमांड दे रहे हैं जी, वो उनके जैसे आम होके, उनके जैसे एक नॉर्मल इंसान बन के उनको समझें और उनसे बात करें, उनकी बातों का जवाब दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़ा एक नॉर्मल बिहेवियर शो किया। और इसलिए शायद क्योंकि मैं तो मस्ती मजाक वाले ज़्यादातर पॉडकास्ट करता हूँ जी। तो कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको अच्छी ना लगी हो तो नहीं, हमारी उसको बहुत mind मत अच्छी कीजिएगा। बहुत अच्छी बात हुई है और बिल्कुल ऐसी लाइव बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी राइट। चाहिए। और आपने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी जो एक आम लोगों को जोड़ती होंगी। तो
हम ज़रूर आपको बुलाना चाहेंगे, उनके ऊपर भी थैंक यू, बात मोस्ट करना वेलकम। चाहेंगे। सो आप जाते जाते कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से जो मैंने ना पूछा? हाँ, मैं एक शेर सुना देती हूँ और। आने दीजिए। एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से यूं पूछा, बता तेरे जीने का तरीका क्या है। एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से यूं पूछा, बता तेरे जीने का तरीका क्या है। ये घुटन, ये दर्द, ये पीड़ा, इसे सहने का तरीका क्या है। क्या? मुस्कुराकर मेरी जिंदगी मुझसे यूं बोली, ये नहीं सीखा तो अब तक सीखा क्या है। बहुत बढ़िया, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात होगी जी। अपनी ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और अच्छा नहीं भी लगा, या कोई बात आपको अच्छी लगी नहीं लगी, तो इसके बारे में आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक के ऊपर हैं तो वहाँ पे पेज को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इसको वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, उसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और हम मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी, किसी और स्टार के साथ आपकी मुलाकात करवाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।